16 साल, 5,840 रातें, मुल्तान जेल की सेल नंबर 12। अंधेरा इतना गहरा कि दिन और रात का फर्क ही मिट जाए। इस कोठरी में बंद आदमी कभी पाकिस्तानी फौज का उभरता हुआ सितारा था, मेजर था, लेकिन आज वो सिर्फ एक नंबर है, एक भूली हुई लाश। मगर इस लाश के सीने में एक दिल धड़कता था जो हिंदुस्तान के लिए धड़कता था। ये कहानी है रविंद्र कौशिक की, ऑपरेशन ब्लैक टाइगर की, उस जासूस की जिसे पाकिस्तान आज तक नहीं भूला और हिंदुस्तान ने कभी जाना ही नहीं। श्री गंगानगर, राजस्थान और पंजाब की सरहद पर बसा एक छोटा सा शहर। साल 1952। यहाँ के एक मिडिल क्लास ब्राह्मण परिवार में एक लड़के ने जन्म लिया। नाम था रविंद्र कौशिक। रविंद्र बचपन से ही सबसे अलग था। जहां बाकी बच्चे गिल्ली डंडा खेलते थे, वहीं रविंद्र को नाटक करने का शौक था। स्कूल के मंच पर जब भी कोई नाटक होता, रविंद्र का नाम सबसे ऊपर होता। उसे आवाजें बदलनी आती थीं, चेहरे के भाव बदलने आते थे। भीड़ के सामने खड़े होकर बोलने में उसे जरा भी झिझक नहीं होती थी। लोग तालियां बजाते और कहते कि ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा एक्टर बनेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रविंद्र का परिवार देशभक्ति के जज्बे से भरा हुआ था। बंटवारे के जख्म अभी ताजे थे। सरहद के इस पार बसे लोगों ने अपनी आंखों से वो सब कुछ देखा था जो उस पार हुआ था। रविंद्र भी सेना में भर्ती होकर देश के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन उसकी लंबाई कम थी और सेना ने उसे रिजेक्ट कर दिया। रविंद्र टूट गया। उसे लगा कि अब वो देश के लिए कभी कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन ऊपर वाले को रविंद्र से बहुत बड़ा काम करवाना था। साल 1975। एक शाम रविंद्र अपने घर के बाहर बैठा था, तभी दो आदमी आए। शक्ल से भारी भरकम, आंखों में गहराई। उन्होंने रविंद्र से कहा कि हमने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम्हारी एक्टिंग के बारे में सुना है। हम तुम्हें एक ऐसा रोल ऑफर करना चाहते हैं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा, लेकिन इस रोल में न कोई तालियां होंगी, न कोई नाम, न कोई पहचान। मरने के बाद भी शायद कोई न जाने कि तुम कौन थे। रविंद्र ने पूछा, कौन सा रोल? उन आदमियों ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला। उस पर 3 अक्षर लिखे थे, रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारत की सबसे खुफिया जासूसी एजेंसी। रविंद्र की सांसें थम गईं। उन आदमियों ने बताया कि भारत को पाकिस्तानी सेना के अंदर एक ऐसे मोल की जरूरत है जो आईएसआई की हर हरकत की खबर दे सके, एक ऐसा आदमी जो पाकिस्तानी फौज का अफसर बनकर उनके राज खोले, और इस काम के लिए रविंद्र से बेहतर कोई नहीं हो सकता। रविंद्र ने एक पल भी नहीं लगाया, बोला, मैं तैयार हूं। उस रात रविंद्र ने अपनी मां को बताया कि उसे सरकारी नौकरी मिल गई है, दूर शहर में पोस्टिंग है। मां ने खुश होकर उसे गले लगा लिया और माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। मां को क्या पता था कि उसका बेटा अब कभी लौट कर नहीं आएगा। रविंद्र को दिल्ली ले जाया गया। वहां उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई, लेकिन ये कोई आम ट्रेनिंग नहीं थी। रविंद्र को एक नया इंसान बनाया जाना था। उसे उर्दू सिखाई गई, पाकिस्तानी लहजे में बोलना सिखाया गया, कुरान पढ़नी सिखाई गई, नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया गया, इस्लाम की बारीकियां सिखाई गईं। उसे पाकिस्तान का भूगोल रटाया गया, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले का नाम। उसे पाकिस्तानी फौज के रहन सहन के बारे में बताया गया, खाने पीने के तरीके, उठने बैठने के तरीके, सलामी देने का अंदाज, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही जैसा एक पाकिस्तानी करता है। रविंद्र को एक नई पहचान दी गई। अब वो रविंद्र कौशिक नहीं था, अब उसका नाम था नबी अहमद शकीर। उसे एक नकली परिवार भी दिया गया, एक नकली माँ, एक नकला पिता और एक नकली पता। कराची की तंग गलियों में एक छोटा सा मकान। रविंद्र ने हर चीज को इतनी गहराई से आत्मसात किया कि उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह आदमी हिंदुस्तानी है। 6 महीने की कठोर ट्रेनिंग के बाद रविंद्र तैयार था। ऑपरेशन ब्लैक टाइगर शुरू होने वाला था। साल 1975 का आखिरी महीना। रविंद्र कौशिक यानी नबी अहमद शकीर ने भारत पाकिस्तान सीमा पार की। अंधेरी रात, सुनसान रास्ता, दिल की धड़कनें तेज, हर कदम पर मौत का खतरा, लेकिन रविंद्र के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो कराची पहुंचा, अपने नकली घर में रहने लगा, पड़ोसियों से मिला जुला, मस्जिद में नमाज पढ़ी, बाजार में चाय पी। सब कुछ इतना नेचुरल कि किसी को शक की एक बूंद भी नहीं हुई। अब अगला कदम था पाकिस्तानी फौज में भर्ती होना। रविंद्र ने पाकिस्तान आर्मी की लिखित परीक्षा दी। उसमें उसे इतने अच्छे नंबर मिले कि वो सीधे पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में कैडेट के तौर पर चुन लिया गया। जरा सोचिए, एक हिंदुस्तानी लड़का जिसका खून हिंदुस्तानी था, जिसकी सांसों में हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू थी, वो पाकिस्तान की सबसे प्रतिष्ठित मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहा था और किसी को शक नहीं हुआ, किसी को पता नहीं चला।
अकेडमी में रविंद्र ने अपनी काबिलियत से सबको प्रभावित किया। फिजिकल ट्रेनिंग हो या क्लासरूम की पढ़ाई, हर जगह वो अव्वल रहा। उसके सीनियर्स उसकी तारीफ करते थे, उसके साथ ही कैडेट उसे इज्जत देते थे। कोई नहीं जानता था कि उनके बीच एक भेड़िया पला बैठा है। साल 1979 आया। रविंद्र कौशिक अब पाकिस्तानी फौज में कमीशन्ड ऑफिसर बन चुका था। अब वो लेफ्टिनेंट नबी अहमद शकीर था। उसे मिलिट्री इंटेलिजेंस में पोस्टिंग मिली। ये वो विभाग था जो पाकिस्तान के सबसे संवेदनशील राज संभालता था। वहां बैठकर रविंद्र के लिए जानकारियां जुटाना और भी आसान हो गया। अगले 4 सालों में रविंद्र ने ऐसी ऐसी जानकारियां भारत भेजीं जो किसी सैटेलाइट से नहीं मिल सकती थीं। पाकिस्तान की नई मिसाइलों की लोकेशन, सीमा पर सेना की तैनाती का पूरा खाका, आईएसआई के अंडरकवर एजेंटों की लिस्ट, कौन सा एजेंट किस नाम से भारत घुसा है, कहां छिपा है, क्या मिशन है। हर महीने रविंद्र छुट्टी लेकर घर जाता और रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए रॉ हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करता। ये खेल बहुत खतरनाक था। पकड़े जाने का मतलब था मौत, लेकिन रविंद्र की एक्टिंग इतनी शानदार थी कि किसी को उस पर शक नहीं हुआ। इसी दौरान रविंद्र की जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ आया। पाकिस्तान में रहते हुए उसकी मुलाकात अमानत नाम की एक लड़की से हुई। अमानत एक लोकल पाकिस्तानी परिवार से थी। दोनों की नजरें मिलीं और बातें बढ़ने लगीं। रविंद्र के लिए ये रिश्ता एक तरह से उसकी कवर स्टोरी को और मजबूत करने का जरिया भी था। अगर वो किसी पाकिस्तानी लड़की से शादी कर ले तो उस पर किसी को शक करने की मजा ही नहीं बचेगी। रविंद्र ने अमानत से शादी कर ली। उनका एक बेटा भी हुआ। जिंदगी बिल्कुल आम पाकिस्तानी फौजी अफसर की तरह चल रही थी। सुबह ड्यूटी पर जाना, शाम को घर लौटना, बीवी और बच्चे के साथ वक्त बिताना। रविंद्र की जिंदगी अब एक आम पाकिस्तानी फौजी अफसर की तरह चल रही थी। शादी हो चुकी थी, बेटा भी था। लेकिन क्या ब्लैक टाइगर अपना असली मकसद भूल गया था? क्या रविंद्र कौशिक हमेशा के लिए नबी अहमद शकीर बनकर रह जाएगा, या फिर किस्मत उसे किसी और ही मोड़ पर ले जाने वाली है? जानने के लिए पार्ट 2 देखिए। लेकिन कहते हैं ना कि हर चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। साल 1983 नेपाल बॉर्डर पर एक रॉ एजेंट पकड़ा गया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने उसे पकड़कर जब उससे पूछताछ की तो उसने कुछ ऐसे राज उगल दिए जो नहीं उगलने चाहिए थे। उस एजेंट ने पूछताछ के दौरान रविंद्र कौशिक का नाम ले दिया। आईएसआई के अफसरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका अपना मेजर पाकिस्तानी फौज का एक काबिल और भरोसेमंद अफसर रॉ का एजेंट था। ये उनके लिए किसी झटके से कम नहीं था। रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। उस दिन पाकिस्तानी फौज की बैरकों में सन्नाटा छा गया। जिस आदमी के साथ वो रोज खाना खाते थे, जिसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, वो हिंदुस्तानी निकला। रविंद्र को सीधे आईएसआई के इंटरोगेशन सेंटर ले जाया गया। वहां जो हुआ उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। 2 साल तक रविंद्र को बेरहमी से टॉर्चर किया गया। बिजली के झटके दिए गए, नाखून उखाड़े गए, भूखा रखा गया, प्यासा रखा गया, नींद नहीं लेने दी गई। लेकिन रविंद्र ने अपना मुंह नहीं खोला। उसने रॉ के बारे में कोई भी ऐसी जानकारी नहीं दी जिससे भारत को नुकसान हो। उसने बस इतना कहा कि हाँ, मैं हिंदुस्तानी हूं और मुझे अपने देश के लिए जो किया उस पर गर्व है। 2 साल की क्रूर पूछताछ के बाद 1985 में रविंद्र का कोर्ट मार्शल हुआ। मुकदमा चला, गवाहियां हुईं और आखिरकार फैसला सुनाया गया। मौत की सजा, फांसी। पूरे पाकिस्तान में यह खबर आग की तरह फैल गई। एक भारतीय जासूस जो उनकी फौज में मेजर बनकर घुसा था। लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कानूनी पेंच की वजह से बाद में उसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। मुल्तान जेल, सेल नंबर 12। रविंद्र कौशिक ने अगले 16 साल उसी कोठरी में गुजारे। कोई मुलाकात नहीं, कोई खत नहीं, कोई वकील नहीं। पाकिस्तान सरकार ने कभी आधिकारिक रूप से यह स्वीकार ही नहीं किया कि रविंद्र उनकी हिरासत में है। वो गायब था, एक भूत की तरह, न जिंदा न मुर्दा। उधर भारत सरकार भी कुछ खास नहीं कर पाई। रॉ के एजेंटों की यही तकदीर होती है। वो गुमनाम रहते हैं और गुमनाम ही मर जाते हैं। इधर हिंदुस्तान में रविंद्र की मां थी, बूढ़ी, बीमार, बेसहारा। जिस बेटे ने उसे कहा था कि वो सरकारी नौकरी कर रहा है, उसकी कोई खबर नहीं आई, न चिट्ठी न पैगाम। मां ने सरकार से गुहार लगाई, अफसरों के चक्कर काटे, दरवाजे खटखटाए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार बुढ़ापे में उसे भीख मांगकर गुजारा करना पड़ा। जिस औरत का बेटा देश के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा रहा था, वो औरत सड़क पर हाथ फैलाए खड़ी थी। ये सच्चाई किसी के गले नहीं उतरती, लेकिन यही हुआ। साल 2001 मुल्तान जेल से खबर आई कि कैदी नंबर इतने को टीबी हो गई है। इलाज नहीं मिला, हालत बिगड़ती गई और एक दिन सेल नंबर 12 का दरवाजा खुला तो रविंद्र कौशिक बिस्तर पर ठंडा पड़ा था।
ब्लैक टाइगर हमेशा के लिए सो गया। पाकिस्तान ने रविंद्र का शव भारत को नहीं सौंपा। वो कहाँ दफनाया गया ये आज तक किसी को नहीं पता। शायद किसी बेनाम कब्र में, शायद कहीं और। रविंद्र की मौत के बाद भारत सरकार ने उसकी मां के लिए एक छोटी सी पेंशन मंजूर की, वो भी तब जब मीडिया में ये मामला उछला। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ साल बाद रविंद्र की मां भी इस दुनिया से चली गईं, बेटे का इंतजार करते करते। रविंद्र कौशिक को न कभी परमवीर चक्र मिला, न अशोक चक्र, न कोई और तमगा। उसकी बहादुरी की दास्तां स्कूल की किताबों में नहीं पढ़ाई जाती, उसकी तस्वीर किसी दीवार पर नहीं टंगी, क्योंकि रॉ के एजेंट गुमनाम होते हैं, उनकी जीत छुपी रहती है और उनकी कुर्बानी भी छुपी रहती है। लेकिन आज इस वीडियो के जरिए हम उस ब्लैक टाइगर को याद कर रहे हैं, उस जाबाज को सलाम कर रहे हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी, पहचान मिटा दी, परिवार छोड़ दिया और आखिरी सांस तक दुश्मन की कैद में रहकर भी अपना सीना ताने रखा। रविंद्र कौशिक, द ब्लैक टाइगर, अमर रहे। अगर ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए हों तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस जाबाज को अपना सल्यूट दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी और भी कहानियां हैं जो कभी स्कूल की किताबों में नहीं पढ़ाई गईं। जय हिंद।